हेलो बच्चों, इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने कैल्कुलस जो इक्वेशन है उस कैल्कुलस इक्वेशन के बारे में जो है चर्चा की और आप लोगों को हमने बताया कि डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन टी इंटू वी टू माइनस वी वन। ये कैल्कुलस इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसको हम एक अन्य रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको उस समय बताया था कि यहाँ जो कैपिटल एल है वो वेपराइजेशन की इंटेंट हीट है, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। तो उस स्थिति में फिर ये जो कैल्कुलस इक्वेशन को हमने दूसरा रूप दिया था डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू वी टू माइनस वी वन। आज जो हम वीडियो जो है उसमें हम चर्चा करेंगे क्लॉसियस कैल्कुलस समीकरण के बारे में। और जो कैल्कुलस जो समीकरण है उस कैल्कुलस समीकरण में यदि द्रव्य के आयतन V1 को वाष्प के आयतन V2 की अपेक्षा अगर हम नगण्य मान लिया जाए तो उस स्थिति में जो कैल्कुलस इक्वेशन थी डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू वी टू माइनस वी वन। और यदि हम यहाँ पर जो है ये एज्यूम करना है कि जो द्रव का जो आयतन है V1 वो वाष्प के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, और हम अच्छी तरह से ये जानते भी हैं कि द्रव की तुलना में वाष्प का आयतन बहुत अधिक होता है, इसलिए जो है द्रव के आयतन को हम नगण्य मान सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो उस परिस्थिति में जो कैल्कुलस जो इक्वेशन है उसको इस रूप में हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी वी टू। इस तरह से जो है समीकरण 6 जो है हमारे को प्राप्त होती है, यानी कि इसमें ये जो है जब हम द्रव का आयतन जो है वो वाष्प के आयतन की तुलना में नगण्य मानेंगे तो कैल्कुलस इक्वेशन इस फॉर्म में जो है हमें प्राप्त होगी। यदि वाष्प जो है वो आदर्श गैस के समान व्यवहार करे तो ये एक मोल जो गैस है उस समीकरण के लिए आदर्श गैस समीकरण से हम कह सकते हैं V2 बराबर हो जाएगा RT अपॉन P, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए V2 यानी कि गैस का जो आयतन है वाष्प का आयतन V2 हो जाएगा RT अपॉन P। ये जो RT V2 का जो मान है V2 बराबर RT अपॉन P, इसको हमें अभी जो समीकरण प्राप्त हुआ है dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन TV2, इस समीकरण में यदि हम इसका मान रख देंगे तो मान रखने पर V2 का मान समीकरण 6 में यदि हम रखेंगे तो यह आ जाएगा dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर इंटू P, या हम इसी को जो है समीकरण को यदि पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो पक्षांतर कर देते हैं, जो कैपिटल P है उसको बाईं साइड में ले आएंगे और डेल्टा dt जो है उसको हम दाईं साइड में ले जाते हैं, तो हमें समीकरण हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन P डॉट dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। या फिर हम यूँ कह सकते हैं dP बटे P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R इंटू dt अपॉन T स्क्वायर। तो इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि D1 अपॉन P डॉट dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, और या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dP अपॉन P बराबर डेल्टा H अपॉन R इंटू dt अपॉन T स्क्वायर, यानी कि समीकरण जो 8 है वो हमें प्राप्त होती है।
ये जो समीकरण 8 है इसको हम क्लॉसियस कैलेब्रोन समीकरण कहते हैं। समीकरण 8 यानी dp अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसी समीकरण जो है समीकरण 8, इसको एक अन्य रूप में हम ये ले सकते हैं डी एल एन पी बराबर, यानी कि इसका समाकलन जो फॉर्म है वो हो जाएगा डी एल एन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर। यानी ये समीकरण 9 जो है ये भी क्लॉसियस कैलेब्रोन जो समीकरण है उसका एक रूप है। यदि डेल्टा एच का मान हम स्थिर मान लें तो समीकरण 9 का जो समाकलन करने पर समाकलन यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन डी एल एन पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर समाकलन 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, या फिर हम ये कह सकते हैं एल एन पी बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी, यानी कि समीकरण 10 जो है हमें प्राप्त होता है। यानी कि डी एल एन पी का जो समाकलन होगा तो एल एन पी हो जाएगा और डी टी अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, यानी कि माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी आएगा। यदि ताप T पर वाष्प दाब P तथा ताप T2 पर वाष्प दाब P2 हो तो फिर ये जो क्लॉसियस कैलेब्रोन जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि जो एल एन पी है उसको हम लॉग में चेंज कर देंगे तो लॉग P इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी प्लस सी। लेकिन ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग दाब के लिए यदि हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग P1 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T1, क्योंकि P1 के लिए टेम्परेचर क्या होगा T1 प्लस C, ये समीकरण 11 होगा। इसी तरह से यदि T2 टेम्परेचर पर प्रेशर P हो तो उसके लिए जो है क्लॉसियस जो कैलेब्रोन इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 प्लस सी, यानी कि ये दो अलग अलग रूप अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है हमें क्लॉसियस कैलेब्रोन इक्वेशन के प्राप्त होते हैं। अब ये जो समीकरण 11 और 12 में log P2 और log P1 जो है समीकरण के अलग अलग रूप हैं क्लॉसियस कैलेब्रोन इक्वेशन के, हम यदि समीकरण 12 यानी कि log P2 में से log P1 को यदि घटा दें तो यह जाएगा log P2 माइनस log P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2, यानी कि उधर जो है हम माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 में से जो है माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T1 को घटाएंगे तो फिर हमें ये प्राप्त होगा log P2 माइनस log P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। या हम यूँ कहेंगे क्योंकि log P2 माइनस log P1 का मतलब होता है log P2 अपॉन P1, तो log P2 अपॉन P1 बराबर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू T2 माइनस का T1 अपॉन T1 T2, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि T1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 को घटाएंगे तो फिर ये आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यानी कि समीकरण जो है 13 हमें प्राप्त होती है। और ये जो है क्लॉसियस कैलेब्रोन जो समीकरण है वो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर को यदि हम भिन्न भिन्न ताप और दाब यदि लेते हैं तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस समीकरण के द्वारा यदि हमें किसी द्रव का क्वथनांक P1 ज्ञात हो और उसका क्वथनांक
दाब P2 पर ज्ञात आदि हमें करना हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसके द्वारा जो है एक किसी द्रव का क्वथनांक एक निश्चित दाब पर ज्ञात हो और उसका क्वथनांक किसी दूसरे दाब पर हमें ज्ञात करना हो तो हम इसमें जो है P1 P2 का मान रख करके डेल्टा एस जो है उसकी जो द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निश्चित होती है और क्योंकि हमें T1 ज्ञात है तो हम आसानी से T2 ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी क्लैसियस कैल्डेरॉन इक्वेशन, यानी कि क्लैसियस कैल्डेरॉन इक्वेशन जो कैल्डेरॉन इक्वेशन का एक अन्य रूप है जिसे हमने प्राप्त किया है कि इस अवधारणा पर यह आधारित है कि वाष्प की तुलना में द्रव का जो आयतन है वो नगण्य होता है और उसको फिर जो है हमने ड्राइव किया। साथ ही हमने ये भी माना कि जो वाष्प है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो ये थी क्लैसियस कैल्डेरॉन इक्वेशन और हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे क्लैसियस कैल्डेरॉन जो इक्वेशन है उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके उपयोग क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।